हेलो गाइस, दिस इज अवनेश प्रजापति। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी ड्रीम बोल्डर्स में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक के बारे में। अलजेब्रिक की आपके जो 10th का सिलेबस है उसके अंदर 3 एक्सरसाइज हैं, 3rd, 4th और 5th। तीनों कितने कितने नंबर की हैं और इनसे कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये जानेंगे। फिर हम जो 3rd एक्सरसाइज है वो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो आपकी अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक यानी कि बीजगणित, बीजगणित आपके 10th क्लास की मैथमेटिक्स में बीजगणित के अंतर्गत 3 एक्सरसाइज है। 3rd वन है जो एक्सरसाइज 1st और 2nd थी वो हमने पहले कंप्लीट कर ली थी, और आज की वीडियो हम क्या स्टार्ट करेंगे, 3rd एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे बीजगणित में कितनी एक्सरसाइज हैं और उनसे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो 3rd एक्सरसाइज है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, जो कि एग्जाम में 3 नंबर की आने वाली है। मार्क्स कितने इसके? 3, और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सरसाइज लेंथ है, पर ये जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में आगे भी और एक्सरसाइज है, उनमें हर जगह काम आने वाली है, तो इसको डिटेल से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 4। ये भी किसके अंतर्गत आती है? आपके अलजेब्रिक के अंतर्गत आती है, जिसका नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। ये एक्सरसाइज ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर की आने वाली है, और 6 नंबर का इसमें भी क्या पूछा जाएगा? आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो एक्सरसाइज 5 है समांतर श्रेणी है, एकदम सरल एक्सरसाइज है, इसमें भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि अपनी टोटल जो अलजेब्रिक है वो 6 और 3 9 और 3 12 नंबर की आने वाली है, जो कि अगर हम एग्जाम की दृष्टि से या पेपर की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अंक है। ठीक है, तो अलजेब्रिक के जो 12 नंबर है मैं ट्राई करूँगा आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊँ और एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको तैयारी करवा दूँ, ताकि आपके ये जो 12 नंबर है वो एग्जाम में 12 नंबर में से आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो हाँ, तो गाइज अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3rd, जिसका नाम है बहुपद। एक्सरसाइज अपनी जो 3rd है उसका नाम है बहुपद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारा ये जो बहुपद है इसका कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए हम वो और चीज़ें वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें बहुपद से पहले नॉलेज होना चाहिए किसका? राशियों के बारे में हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए कि राशियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो राशि एग्जैक्ट में क्या होती? राशियों को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अमाउंट। अमाउंट एग्जैक्ट में क्या होता है ये देखते हैं। अमाउंट होता है कि वे गणितीय संकेत या प्रतीक, जो गणितीय संक्रियाओं में अपना क्या रखते हो? मान रखते हो। गणितीय संक्रिया क्या होती है? अपने गणित में जो मूलभूत संक्रिया है वो 4 है, आपको पता होगा कौन कौन सी। फर्स्ट वन है जोड़, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के चिन्ह से। सेकंड वन है माइनस, यानी कि बाकी, घटाव भी बोल सकते हैं हम इसको, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के चिन्ह से। थर्ड वन है हमारे पास है गुणा, जिसे मल्टीप्लाई के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ वन है हमारे पास है भाग, जिसे डिवाइड के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वे गणितीय संकेत या प्रतीक जो इन चारों संक्रियाओं में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? राशियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राशियां। जैसे मान लो मेरे पास एक तो 2 है और एक है 5, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। 5 और 2 कितने आएंगे आगे? 7। तो ये जो गणितीय 2 संकेत थे हमारे पास, इन दोनों संकेतों के बीच में हमने क्या लगाई है? कोई ना कोई संक्रिया लगाई है। तो ये जो संकेत है, इन दोनों संकेतों को हम क्या बोलेंगे? राशियां। ये क्या है? राशि है। ये भी क्या है? एक राशि है। अब जरूरी नहीं है राशि इस प्रकार से हो, यानी कि जिसको हम जिन संकेत या प्रतीक के साथ हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उन सारे के सभी संकेतों को हम क्या बोलेंगे? राशि। जैसे x और x कितना होता है? 2x होता है। तो ये भी क्या है? ये भी गणितीय संकेत, ये भी क्या है? राशियां हैं। ठीक है, तो राशि क्या होती है? वे गणितीय संकेत
संकेत या फिर प्रतीक भी बोल सकते हैं। वे गणितीय संकेत जो गणितीय संक्रियाओं में अपना कुछ मान रखते हैं या फिर अपनी कुछ वैल्यू पुट कर वैल्यू एग्जैक्ट में कुछ अपनी वैल्यू रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, राशियां बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे गणितीय संकेत या प्रतीक, ऐसे गणितीय संकेत या फिर प्रतीक जो गणितीय संक्रियाओं में अपना मान रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें राशियां कहते हैं, राशियां कहते हैं। अब ये जो गाइस राशियां हैं वो भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन होती है चर और सेकंड वन होती है अचर। ठीक है, तो ये जो राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक नंबर पे हो जाएगी चर राशि और दूसरी हमारे पास हो जाएगी अचर राशि। अब देखना ये है कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, चर यानी कि जो चलती रहती है, यानी फिक्स नहीं होती है एक जगह से, उसे हम क्या बोलेंगे, चर राशि। और अचर यानी कि जो अचल हो, चल नहीं सकती, उसे हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे। यानी कि जो फिक्स राशि हो, ये अचर है, अचर है यानी कि ये क्या फिक्स है, चल नहीं सकती, फिक्स है तो ये क्या हो गई, अचर हो गई। और जो चल सकती है, जिसका मान चेंज हो सकता है बार बार में, उसे क्या बोलेंगे, हम चर राशि बोलेंगे। डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ तो गाइस अब अपन देखते हैं चर और अचर के बारे में। तो एक नंबर पे जो राशि थी हमारे पास क्या थी, चर राशि थी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। ठीक है, चर राशि को बोलते हैं वेरिएबल। अब ये चर राशि वो क्या होती हैं, चर यानी कि जो चलती रहती हैं, यानी जिनका मान क्या ना हो, फिक्स ना हो, अनिश्चित हो जिनका मान, उन्हें हम क्या बोलेंगे, चर राशि। अनिश्चित कैसे हो ये देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक समीकरण है x² - 5x + 6 = 0। इसको सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टर मेथड से सोल्व कर लेते हैं। बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6x²। 6 को मैं x² से गुणा करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 6x²। इसके हम दो ऐसे फैक्टर करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास क्या आ जाए, -5 आ जाए, और गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 6x² आ जाए। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, फैक्टर मेथड यूज कर लेंगे। फैक्टर ऐसे करते हैं, 2 का डिवाइड देंगे, 2 तिया 6, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए वो क्या है, एक तो 2 आया और सेकंड वन 3 आया। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो -5 कैसे आएगा, दोनों किसके ले लेंगे, हम माइनस के ले लेंगे। -2 और -3, -5 हो गया। और इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 6x²। तो 3 दूआ 6, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x², यानी कि x को x से गुणा करेंगे, x², और -2x और -3x, माइनस का क्या हो गया, 5x हो गया। यानी कि जोड़ने घटाने पर ये आ रहा है और गुणा करने पर बाहर वाला आ रहा है। तो इसके जो फैक्टर हैं, हम इसको 5 को किस हिसाब से लिख सकते हैं, x² - 2x - 3x + 6 = 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x दोनों के पास है। x की स्क्वायर है, स्क्वायर में से मैंने 1x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। यहाँ पे 2x है, 2x में से मैंने 1x बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब देखो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा x, और प्लस माइनस गुणा हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 दूआ 6। कॉमन का मतलब भाग देना, तो 6 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पे हमारा दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक हमारा एक एकदम राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x - 2 इसके पास भी है और x - 2 इसके पास भी है, तो दोनों के पास है, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x। इससे यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा -3। तो अब आप देखोगे कि ये x - 2 है, ये भी 0 के बराबर है, और x - 3 है, ये भी 0 के बराबर है। तो हम इन दोनों को अलग अलग क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो x - 2 = 0 और x - 3 = 0। यहाँ पे -2 है, आगे जाके +2 हो जाएगा।
इसी प्रकार ये माइनस का 3 है, आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हो, ये जो हमारे पास x है इसकी दो वैल्यू निकल के आई, एक तो 2 और सेकेंड वन 3, यानी कि इसका मान क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, मान बदल रहा है, कभी 2 आ रहा है कभी 3 आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, हमें एकदम फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो राशियां फिक्स नहीं होती हैं, जिनका मान बदलता रहता है, वो क्या कहलाती हैं, चर राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, चर राशियां। जबकि मैं बोल दूं आपके पास कि 5 है तो 5 को आप बदल थोड़ी ना सकते हो, 5 तो 5 के बराबर होता है, 5 ऐसे थोड़ी है ना कि 7 के बराबर हो जाएगा, 5 हमेशा 5 के ही बराबर होता है, यानी इसकी जो वैल्यू है उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते, और जिन वैल्यू को हम बदल नहीं सकते उन्हें बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे, अचर, यानी कि ये फिक्स है, एकदम निश्चित है, उन्हें बोलते हैं अचर। तो अब हम देख लेते हैं चर राशि की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। हाँ, देखते हैं चर राशि की डेफिनेशन क्या होगी। ऐसी राशियां, पहली बात तो क्या है, ये एक राशि है, चर क्या है, एक राशि है। तो ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है, ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, निश्चित ना हो, या फिर अर्थात अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, चर राशियां बोलेंगे, उन्हें चर राशि कहते हैं। तो चर राशि की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो ऐसी राशियां जो गणितीय संक्रिया में अपना जो मान है वो बार बार बदलती रहती हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे, चर राशि बोल देंगे। यानी ये क्या है, नहीं है, फिक्स नहीं है, इनका मान चेंज होता रहता है। जैसे जितनी भी आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं, जैसे ABCD देन XYZ, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, चर राशि में आते हैं। ABCD कहाँ तक है, XYZ, ये सारी के सारे क्या हैं, चर राशि हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या, 2 नंबर पे अचर राशि, कांस्टेंट। अचर राशि क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अचर नाम से पता चल रहा है, जो चलती ना हो। देखो चर क्या है, चलती हैं, और अचर चलती नहीं, जो चलती ना हो, चलती नहीं है, इसका क्या मतलब है, जो फिक्स होती है, एक जगह पे रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैंने बताया था 5 के ही बराबर होता है और किसी भी संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो उन संख्याओं जो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू रखती हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, उन राशियों को हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे। ठीक है, तो वे राशियां या फिर ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता नहीं है, गणितीय संक्रियाओं में बदलता नहीं है, अर्थात क्या होता है, निश्चित होता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें अचर राशि बोलेंगे, उन्हें अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अब अचर राशि क्या होंगी, जितने भी हमारे पास गणितीय नंबर्स हैं, अंक हैं, सारे के सारे अचर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मान हम कभी भी बदल नहीं सकते, वो फिक्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे। जैसे हमारे पास जितने भी नंबर है 1 2 3 4 देन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। या फिर हम बोल सकते हैं पाई की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है, कितनी, 3.14, जो भी देन एक फिक्स वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आप समानुपाती नियतांक हटाते हो, समानुपातिक चिन्ह हटाते हो, तो आपके पास क्या आता है, एक नियतांक आता है, जिसे आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, तो वो कांस्टेंट किस में आते हैं, वो जो कांस्टेंट होते हैं वो अचर होते हैं, और उन अचर की वैल्यू क्या होती है, एकदम फिक्स वैल्यू होती है। अचर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होते हैं, वो उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम बोल सकते हैं सी क्या है यहाँ पे,
सी है प्रकाश की चाल, सी प्रकाश की चाल जो वो होती है सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार और भी समानुपाती नियतांक आपको मिल जाएंगे, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, अचर राशि की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा था अचर राशि और अचर राशि। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, बीजीय व्यंजक। हाँ तो गाइज अब अपन देखने वाले हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो व्यंजक बोलते हैं बीजीय व्यंजक, व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक, व्यंजक होते हैं जब हम चर राशि और अचर राशि दोनों को एक साथ इंक्लूड करके रख देते हैं तो वो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एक व्यंजक प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार देखो 7x + 9, ये क्या है कि बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि 7 हमारे पास क्या है, अचर है, और x हमारे पास क्या है, चर है। चर और अचर जब साथ में आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। इसी प्रकार ये भी क्या है, अचर है, या फिर 4x, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। व्यंजक क्यों है, क्योंकि इसमें देखो अचर भी है और कौन है, चर भी है, और चर और अचर जिसमें साथ में आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। आगे और देख लेते हैं, जैसे 8x² + 9x + 7, ये भी क्या है, व्यंजक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी चर और अचर दोनों साथ में। और देख लेते हैं, जैसे 9/x + 7y + z, ये भी व्यंजक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये एक चर है, y भी क्या है, चर है, और z भी क्या है, चर है, प्लस में अचर क्या है, 7 है, और 9 भी क्या है, अचर है। यानी कि जब हम चर और अचर को साथ में मिला के लिख दें, चाहे वो प्लस के रूप में हो या फिर जोड़ के रूप में हो, या फिर बाकी के रूप में हो, या फिर गुणा के रूप में हो, या फिर घटाव के रूप में हो, साथ में आने चाहिए कौन है, चर और अचर, क्या हो जाएगा, वो व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, तो व्यंजक हो गया हमारे पास। एक बात और, ये जो अकेला अचर आ जाए हमारे पास 8 आ गया मान लो, क्योंकि इसके अंदर हम मान सकते हैं यहाँ पे x की पावर कितनी, 0, और अचर और चर मिलकर क्या बनाते हैं, एक व्यंजक बनाते हैं। x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 8 × 1 यानी कि 8 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, व्यंजक। व्यंजक में हम क्या बोल सकते हैं, जब चर और अचर, ऐसे गणितीय कथन जिनमें चर और अचर दोनों राशियां शामिल हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। ऐसे गणितीय कथन, ऐसे गणितीय कथन जिनमें चर व अचर दोनों राशियां शामिल हों, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया 7x + 9, 13y + 9z, चर और अचर दोनों साथ में आने चाहिए, और 8/3z + y, यानी चर और अचर जब दोनों साथ में आ जाते हैं, चाहे जोड़ में हो या फिर माइनस में हो, या गुणा में हो, या फिर भाग में हो, उनको हम क्या बोल देंगे, बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। और बीजीय व्यंजक से हमारा क्या निकल के आएगा, बहुपद निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा वो देखते हैं। हाँ तो गाइस अब अपन देखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो कि हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, बहु यानी बहुत, और पद यानी पद। ऐसे गणितीय कथन जिनमें बहुत सारे क्या हो, पद हों, या फिर ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें बहुत सारे क्या हो, पद हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। पर ये जो हमारी डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक व्यंजक है x² - 5x + 6, ये व्यंजक है। कैसे पता चला, इसमें देखो चर पद भी है, अचर भी है, और चर भी है। यहाँ पे चर और अचर किस में आ रहे हैं, माइनस में भी है और प्लस में भी है, यानी जोड़ माइनस गुणा और भाग किसी भी रूप में आओ, चर और अचर अगर साथ में आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं कि बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बीजीय व्यंजक है। पर इसे हम बहुपद भी बोल सकते हैं अगर इस बीजीय व्यंजक में जो चर है, चर की घात किस रूप में हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो।
पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से लेकर कहाँ तक हो? अनंत तक हो। 0 1 2 3 देन देन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि अगर व्यंजक के अंदर चर की घात क्या जाए? पूर्ण संख्या आ जाए, तो उस व्यंजक को ही हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। उस व्यंजक को ही हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे इसमें देखो चर की घात 2 है और यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 है, तो 2 और 1 किस में आती है? पूर्ण संख्या में आती है। यानी कि घात है वो बट्टा में नहीं होनी चाहिए। जैसे x की पावर 3/2 प्लस 3y प्लस z, ये क्या नहीं हो सकता? बहुपद नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 3/2 है, जो कि एक क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। या फिर मैं आपको बोल दूं 3x² प्लस 4√x प्लस 5, ये भी क्या नहीं है? कि बहुपद, सॉरी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये जो x है, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 आधी है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब है क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। बहुपद वही होता है जिसकी घात किसमें हो? पूर्ण संख्या में। जैसे 7y² प्लस 3y प्लस 9, या फिर 13z², ये भी क्या है? बहुपद है। या फिर x की पावर 5, ये भी बहुपद है। क्योंकि ये जो इनकी घात आ रही है, चर पद की जो घात आ रही है, वो सारी की सारी किस में आ रही हैं? पूर्ण संख्या में आ रही हैं। और जब चर पद की घात किसी व्यंजक में पूर्ण संख्या में आती है, तो उस व्यंजक को ही हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एस से बीजीय व्यंजक, एस से बीजीय व्यंजक जिनमें चर पदों की अधिकतम घात, चर पदों की घात किस में हो? पूर्ण संख्या में हो। चर पदों की घात पूर्ण संख्या में हो, क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बहुपद की डेफिनेशन। हाँ, तो अब देखते हैं अपन बहुपद की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो किस प्रकार से परिभाषित होती है। तो हम बोलेंगे किसी किसी चर x के लिए, किसी चर x के लिए n घात का बहुपद, n घात का बहुपद निम्न प्रकार से क्या होता है? परिभाषित होता है। निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। अब देखते हैं किस प्रकार से परिभाषित होता है। पहली बात तो बहुपद को हम किससे लिखेंगे? f(x) या फिर px से लिखेंगे। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास चर तो x है और घात कितनी है? n घात है। ठीक है, तो देखो a(n)x की पावर n घात का बहुपद है, तो आगे वाली में क्या आ जाएगी? n-1 आ जाएगी। a(n-1), तो x की पावर भी n-1। आगे वाले में क्या आ जाएगी? a(n-2), तो x की पावर भी n-2। इसी प्रकार आगे ये चलता रहेगा। क्योंकि बहुपद है, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पद होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? पद होते हैं। तो ये यहाँ तक चला गया। आगे चलता चलता देखो अब क्या होगा? a की पावर कितनी आएगी? सॉरी, x की पावर 1 आएगी, तब a के जो पैर में वो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की पावर हमारे पास क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है। तो a की पावर यहाँ क्या हो जाएगी? a के पैर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो x की पावर 0 हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? a डॉट लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो बहुपद है वो कितनी घात का है? n घात का है। और किस चर के लिए? x के लिए। ठीक है, अब इस n घात के बहुपद में ये जो आप देख रहे हो प्लस से जो पद जुड़े हुए हैं, प्लस से जितने भी पद जुड़े हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे बहुपद के पद बोलेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे a की पावर n, x की पावर n, a की पावर n-1, x की पावर n-1, a की पावर n-2, x की पावर n-2 डॉट डॉट डॉट, a की पावर 1, x की पावर सॉरी a1 x की पावर 1 डॉट कॉमा a0। बहुपद के क्या कहलाते हैं? बहुपद के पद कहलाते हैं। ये क्या है? बहुपद के पद कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो x के जो जितने भी गुणा में
x के जितने भी क्या हैं गुणा में हैं वो सारे के सारे क्या हैं बहुपद के पदों के गुणांक हैं, बहुपद के पदों के गुणांक हैं। तो आप बोल सकते हो an -1 an-2 देन a1 a0 ये सभी क्या हैं बहुपद के पदों के गुणांक कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बहुपद के पदों के गुणांक कहलाते हैं। तो ये थी हमारी बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे बहुपद के जो प्रकार हैं, प्रकार बहुपद के हमें दो प्रकार से बांट रखे हैं। फर्स्ट वन क्या है घात के आधार पर और फिर पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर, ठीक है। हाँ तो भाई जब अपन देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार पहले पढ़ेंगे हम पदों के आधार पर और फिर पढ़ेंगे हम घात के आधार पर। तो पहले पदों के आधार पर देख लेते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर हम बोल सकते हैं एक पद का बहुपद हो सकता है, दो पद का हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है, पांच का, इसी प्रकार आगे बहुपदी बहुपद हो सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम एक नंबर पर एक पदी बहुपद। एक पदी को क्या बोल सकते हैं हम रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनोमिलियस। अब एक पदी बहुपद क्या होते हैं ऐसे बहुपद जिनमें जो पद हैं वो कितने हों एक ही हों, उन बहुपदों को हम क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। तो बोल इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक हो, कितनी हो एक हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम एक पदी या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा 7x की स्क्वायर 19x 13z की पावर 10 25y की पावर 17 x y और z की पावर 39 एटसेट्रा। ये सभी की सभी क्या है एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इनमें देखो पदों की संख्या कितनी है एक ही है सभी में एक, इसमें पद की संख्या कितनी है एक, पद की संख्या एक, पद की संख्या एक, सभी में पदों की संख्या क्या है एक। और ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या कितनी हो एक हो वो सारे के सारे बहुपद क्या कहलाते हैं एक पदी बहुपद। इसके बाद हमारे पास है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी को बोलते हैं बायोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या कितनी हो दो हो, उन बहुपदों को हम क्या बोलेंगे द्विपदी बहुपद बोलेंगे, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में हमारे पास आ जाएगा इनमें पदों की संख्या दो करनी है आपको, बस कुछ नहीं करना है। 19x स्क्वायर प्लस 5 एक और एक दो पद हो गए, 13z की पावर 7 प्लस z की पावर 5 और 11x की स्क्वायर प्लस 9x, इसी प्रकार एटसेट्रा आगे। ऐसे बहुपद जिन्हें पदों की संख्या आपके पास कितनी हो जाए दो हो जाए, उन सभी बहुपदों को हम क्या बोलेंगे द्विपदी बहुपद। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिपदी हो जाएगा, जिनमें पदों की संख्या कितनी हो तीन हो, उन बहुपदों को हम क्या बोल देंगे त्रिपदी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। और ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या तीन हो क्या कहलाते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे इसके क्या, जैसे x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 3z की स्क्वायर प्लस 7z प्लस 6। या फिर हम बोल सकते हैं कुछ भी तीन पद लेके आने आपको, कैसे लेके आओ 19x की पावर 17 प्लस
एक्स की पावर 9 प्लस एक्स, ठीक है। 3 पद आपको ऐड करने हैं, कैसे करो, 13 जेड की स्क्वायर प्लस 9 जेड प्लस 7, ठीक है। यानी कि 1 2 3, और पद कैसे होते हैं, बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो आगे वाला पद आ जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस का आ गया तो प्लस से पहले का पद 1 हो गया, इस प्लस के बाद का पद दूसरा, और इस प्लस के बाद का पद तीसरा। यानी प्लस या माइनस पे डिपेंड करता है कि बहुपद में पद कितने हैं। गुणा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो इस एक्स के गुणा में कितना है, 19 है, तो 19 का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही पद है। जब प्लस या माइनस आ जाता है तब आगे वाला पद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पद थे, और जिन बहुपदों में पदों की संख्या 3 होती है उन बहुपदों को हम बोलेंगे क्या, त्रिपदी बहुपद। अब आगे इसी प्रकार क्या हो सकते हैं, बहुपदी बहुपद, और जिसका एग्जांपल हमने देख लिया था कब, जब हम बहुपद की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस देन एक ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए जीरो एक्स की पावर 0। ये क्या है हमारे पास है, बहुपदी बहुपद है। यानी इसके अंदर जो पदों की संख्या है वो बहुत सारी है, और बहुत सारी पदों की संख्या होती है, उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, बहुपदी बहुपद। यह तो था हमारे पास पदों के आधार पर। एक और होता है इनमें क्या, अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, अचर पद हो, क्या हो, अचर पद हो, वो बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 7 13 19, क्या ये भी बहुपद हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कैसे, देखो ये 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7x की पावर 0। और जब दो चीज़ एक साथ मिल जाती हैं, यानी कि चर और अचर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं क्या, व्यंजक, बीजीय व्यंजक। और व्यंजक के अंदर जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद। उसे क्या बोलेंगे, बहुपद। तो ये भी क्या है कि बहुपद है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 7 इंटू 1 यानी कि वो 7 का 7 ही है, बस इसका रूप चेंज किया। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 13y की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 19z की पावर 0, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। अचर बहुपद की खास बात क्या होती है, इनके अंदर आपको ये जो चर पद है ये कभी भी दिखाई नहीं देगा, चर पद कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो ये थे हमारे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब पढ़ने वाले हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हाँ तो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पर उससे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि घात, बहुपद की जो घात है वो होती क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद की जो घात है वो क्या होती है। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, बहुपद की घात। घात होती है कि जो बहुपद होता है ना उसमें जो चर होता है, बहुपद के अंदर जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। जैसे मेरे पास एक बहुपद है p ऑफ x, ठीक है। ये है 4x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये देखना है चर पद क्या है। चर पद इसमें x है, x के अंदर जो अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है 3। तो ये 3 ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये बहुपद की क्या हो गई, घात हो गई। मेरे पास दूसरा बहुपद है q ऑफ y, ठीक है। बहुपद को हम px से लिख सकते हैं, qy से लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड से लिखो, fx से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। बहुपद को इस प्रकार से लिखा जाता है। q ऑफ y मेरे पास क्या है, 13z की पावर 7 प्लस 9z स्क्वायर, सॉरी y में चल रहा है तो 13y की पावर 7 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी, बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है 7। तो आपको अधिकतम देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी है, 7 है, तो 7 क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई। आगे है हमारे पास एक, मान लो ये 2 क्या है, एक अचर बहुपद होता है। अचर बहुपद की घात देखो कितनी होती है, बहुपद की घात। पहले तो आपको इसमें ये देखना अचर पद कितना है, अचर पद दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो यहाँ पे x है तो x की पावर कितनी है, 0 है। x की पावर 0 है तो बहुपद की घात भी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का मान होता है 1, तो 2 इंटू 1
यानी कि वही क्या रह गया, 2 रह गया। यानी कि यहाँ पे x की पावर 0 है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें अचर जितने भी बहुपद होते हैं, अचर जितने भी बहुपद होते हैं उन सभी की घात कितनी होती है, 0 होती है, बजाय किसके, 0 के। 0 भी तो एक अचर बहुपद है, 0 भी एक अचर बहुपद है। इसे शून्य बहुपद भी बोलते हैं, शून्य को शून्य बहुपद भी बोलते हैं। तो शून्य को छोड़ दो, बाकी जितने भी अचर बहुपद हैं उन सभी की घात कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास बहुपद है, बहुपद की घात है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर राशि की जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया बहुपद की घात क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, हाँ तो गाइस अब अपन देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हमारी जो हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो जिस प्रकार हमने पदों के आधार पर पढ़ा था उसी प्रकार घात के आधार पर पढ़ेंगे। पदों के आधार पर सबसे पहले था एक पदी, तो इसमें हो जाएगा एक घाती, या फिर इसे रैखिक भी बोलते हैं, एक घाती या रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं एक घाती को क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो नाम से पता चल रहा है, ये बोल रहा है एक घाती, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो क्या कहलाता है, एक घाती बहुपद। हम बोल देंगे ऐसा बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, एक घाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको कुछ नहीं करना, जो घात है उसको मेंटेन रखना है। पद चाहे कितने हो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पद चाहे कितने हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस घात का ध्यान रखना है। घात कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे मान लो P ऑफ x है मेरे पास, कितना x 7x प्लस 9। P ऑफ y है मेरे पास 13y प्लस 7y। क्या किया मैंने, घात को मेंटेन रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। एक घाती बहुपद में घात 1 ही होगी। यहाँ पर देखो इसमें भी चर की अधिकतम घात 1 है और इसमें भी क्या है, 1 है। 1 से ज़्यादा घात जानी नहीं चाहिए। P ऑफ z इज इक्वल टू 13z प्लस 7। ठीक है, या फिर 5 ले लो, कुछ भी ले लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 13z प्लस 5, बस ये ध्यान रखना है ये जो चर है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखो एक घाती बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं अपन। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, P ऑफ x, x के रूप में लिख रहे हैं तो ax प्लस b, जहां पर a और b क्या है, जहां a एंड b बिलोंग्स टू r, r यानी कि रियल नंबर। a और b कहां से उठा के लेके आएंगे हम, रियल नंबर से। कोई भी नंबर हो सकता है a और b की जगह, a और b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। और a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b, यानी कि ये तो 0 हो गया, क्या बचा, b बचा। तो b बचा, हमें तो क्या रखना है, हमें रखना है ये जो अचर है इसकी घात 1 रखनी है। अगर ये एक घात ही नहीं होगी तो एक घाती बहुपद कहाँ से होगा। तो ये a कभी भी क्या नहीं होना, a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये हो गया हमारा एक घाती बहुपद जिसका व्यापक रूप ये था। यानी कि दुनिया के जितने भी बहुपद हैं एक घाती, वो सारे के सारे इस रूप में लिखे जा सकते हैं। a और b की जगह आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज करनी है, डिजिट चेंज करनी है। यानी कि बाकी डिजिट हो सकती है या फिर कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेंज करना है और दुनिया की सारे के सारे घाती बहुपद इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले क्या, एक घाती के बाद द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। हाँ देखो किस प्रकार से, पी एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखो 16y की स्क्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी रखनी है आपको, 2 रखनी है। बाकी इसके अंदर कुछ पद कितने हो चाहिए ये कोई डिपेंड नहीं करता, पद को कोई ने, पद की इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस घात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो सकता है 13z की पावर 2 प्लस 5, पद 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, ठीक है। पद कितने हो सकते हैं, बस घात का ध्यान रखना है। घात ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से अगर कम घात होगी तो भी नहीं चलेगा, 2 घात तो होनी चाहिए। अगर आपको द्विघाती बहुपद चाहिए तो 2 घात आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये क्या होगा हमारे पास, द्विघाती बहुपद। अब देख लेते हैं हम द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स की स्क्वायर प्लस, देखो 2 घात आ गई ना, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वही सेम बताना आपको, जहाँ ए बी और सी क्या है, बिलोंग्स टू आर से बिलोंग करते हैं, यानी आर रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं उनमें से कोई भी संख्या यहाँ ए बी और सी की जगह हो सकती है, ठीक है। और ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारे पास, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, ये पीछे द्विघाती लिखा नहीं था क्या, यहाँ पे पिछले वाले में द्विघाती आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें त्रिघाती आ जाएगा। त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा घात है वो कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो देखो 3x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब पद डिपेंड नहीं करता कितने ही पद हो चाहे, बस घात ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए। जैसे एक पद हो सकता है y की पावर 3, एक पद भी हो सकता है। z में देखो z की पावर 7 नहीं हो सकती, 7z की पावर 3 प्लस 5z की स्क्वायर, 2 पद भी हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, पर अधिकतम घात 3 का एक पद जरूर आना चाहिए। 3 घात का एक पद क्या आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बाकी कितने ही पद हो कोई डिपेंड नहीं करता, उसे क्या बोलेंगे हम, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। और त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, इसी को एक्सप्लोर कर देते हैं। ए एक्स की पावर 3 घात तो होंगी, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू आर, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ से निकाल के लेके आएंगे हम, आर रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से लेकर आएंगे। और ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो आज हमने देखा है बहुपद और बहुपद के प्रकार। कल की वीडियो जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद के शून्य, और उसके बाद हम जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है।